Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 18 body fluids and their circulation. प्रीवियस सेशन के अंदर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही डिस्कशन चल रहा था. हार्ट क्या है, अलग अलग चैम्बर्स क्या है, कौन कौन से वाल्व्स है, क्या क्या फंक्शंस करते हैं. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन. सो वी नो दैट एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू एंड लॉट्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज. नाउ एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कंपैरिजन करो तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया. एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल की वॉल थिक होने के पीछे का एक ही रीजन है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड पंप करना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशन. क्योंकि ऐसे कुछ अरेंजमेंट था तो वेंट्रिकल को तो ब्लड ये डायरेक्शन में भेजना है, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में भेजना है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है. और वो प्रेशर कौन करता है? वेंट्रिकल की थिकर वॉल. Now within the heart there are the specialized cardiac muscles, musculature called as a nodal tissues is also distributed in the heart. तो हार्ट के अंदर कार्डियक मसल से बनी हुई स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यूज होती है. ये टिश्यूज अलग अलग मेजोरिटी दो टाइप्स की है. तो पहले दोनों का लोकेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. So a patch of this tissue is present in the right upper corner of right atrium is called as a sinoatrial node. Right atrium के right upper corner के पास, तो ये रहा right atrium के right upper corner के पास वाला नोड जिसका नाम है ऐसे नोड, sinoatrial node. दूसरा है another mass of this tissue present in the lower left corner of the right atrium close to the atrioventricular septum is called as a atrioventricular node. दूसरा नोड है एवी नोड. कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपको वो नोड बताया एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक. ये चलो समझ लो है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के नज़दीक एक छोटा सा नोडल टिश्यूज. ये रहा वो नोडल टिश्यूज जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या तो एवी नोड. ओके, अब आगे का स्ट्रक्चर. सो अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. तो एवी नोड से निकलने वाले नोडल फाइबर के बंडल्स को बोला जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल. कंटिन्यूस फ्रॉम एवी नोड विच पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा. कहाँ से पास हो रहा है? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा से पास हुआ. कहाँ तक आगे जाएगा? विच आर इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाएगा. तो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम तक जाने के बाद वो दो पार्ट में आपको डिवाइड होता हुआ दिख रहा है. सो वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो एक राइट साइड पे जाएगा जिसका नाम होगा लेफ्ट बंडल और दूसरा जाएगा लेफ्ट साइड पे, उसे नाम देंगे लेफ्ट बंडल. सो राइट बंडल और लेफ्ट बंडल. सो इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट बंडल. तो पहले मैं उसका नोमेनक्लेचर आपको बता देता हूँ. तो एवी नोड से जो भी फाइबर्स डिवाइड होते हैं तो पहले उसको बोला था बंडल ऑफ हिस. अब अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो राइट बंडल ऑफ हिस, एंड अगर वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो उसे बोलेंगे लेफ्ट बंडल ऑफ हिस. ओके, उसका भी कुछ आगे डिवीजन है. दिस ब्रांचेस गिव्स राइज टू माइन्यूट फाइबर्स throughout the ventricular muscles of the respective sides and they are called as a Purkinje fibers. तो इनमें से भी राइट बंडल और लेफ्ट बंडल वाले फाइबर्स में से भी ये आपको ब्लैक कलर के छोटे छोटे फाइबर्स दिख रहे हैं जो वेंट्रिकल के पूरे मसल्स के पास होते हैं. और वो मसल्स के पास जो भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसका नाम है पर्किंजे फाइबर. तो आपको ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है. ऐसे नोड, वहाँ से एवी नोड, वहाँ से बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस का लेफ्ट साइड, बंडल ऑफ हिस का राइट साइड, और उसमें से निकलने वाला पर्किंजे फाइबर. क्योंकि ये सीक्वेंस मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है. तो जितनी भी नोडल मसल्स है हैज एबिलिटी टू जनरेट अ एक्शन पोटेंशियल become a excite.
तो नोडल टिश्यूज के पास एक्साइट या तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की कैपेसिटी है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई भी फैक्टर की जरूरत ही नहीं है। मीन्स वो कैसे है, ऑटो एक्साइटेबल है, अपने आप को अपने आप एक्साइट कर सकते हैं, सेल्फ एक्साइटेबल है। सो number of action potential that could be generated in a minute varied at different parts of the nodal system। हाँ, नोडल सिस्टम के पार्ट्स ऑटो एक्साइटेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी लगभग सभी की कैसे होती है, अलग अलग होती है, जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, ऐसे नोड। सो साइनोएट्रियल नोड कैन जनरेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितने, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट। अब आपको पता है हार्ट के अंदर ब्लड के रेगुलेशन को करने के लिए एट्रिया और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन करने पड़ते हैं। सो मैक्सिमम ऐसे नोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज अ पेस मेकर। पेस मेकर क्यों, क्योंकि एक्टिविटी जो हार्ट की है उसके अंदर रिदमिसिटी मेंटेन कर सकता है। सो आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज कितना कंसिडर कर सकते हैं, 72 बीट्स पर मिनट। तो इतनी बार बीटिंग करने के पीछे क्या रीजन है, तो ऐसे नोड जितनी बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा उतनी बार हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है। सो ये था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का रिमेनिंग पोर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट के थ्रू परफॉर्म होने वाला कार्डियक साइकिल। अब आपको पता है हार्ट पंप का काम करता है एंड इट्स एक्शन कंसिस्ट ऑफ अ रेगुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल। अब हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और ब्लड को पंप करने के लिए उसकी एक्शन के पास रेगुलर सीक्वेंस का पूरा इवेंट होता है, उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। नाउ ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली कार्डियक साइकिल एक मिनट में कितनी बार होता है, 72 टाइम्स। तो अगर 60 सेकेंड के लिए आप कंसिडर करो, सो ईच साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड टाइम, कि भाई एक मिनट में 72 साइकिल्स हो जाते हैं, तो एक साइकिल को होने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकेंड। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पहला है सिस्टोल एक्साइटेशन या तो डीपोलराइजेशन, दूसरा है डायस्टोल या तो रीपोलराइजेशन। तो अगर फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट, एट्रिया या तो वेंट्रिकल का अगर कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो वो स्टेट को बोला जाता है सिस्टोल एक्साइटेशन या तो डीपोलराइजेशन, और वही चैम्बर का अगर रिलैक्सेशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे, डायस्टोल या तो रीपोलराइजेशन। नाउ हाउ डज हार्ट फंक्शंस, लेट अस लुक। हार्ट किस तरह से काम करता है, तो टू बिगिंस विथ ऑल 4 चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स स्टेट के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, डायस्टोल। अभी चारों स्टेज रिलैक्स मोड में है। नाउ एज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन, blood from pulmonary veins and vena cava flows into the left and right ventricle respectively through the left and right atria। अब आपको ये अरेंजमेंट पता, यहाँ का ट्राइकस्पिड वाल्व और यहाँ का बाइकस्पिड वाल्व, जैसे ही ये दोनों वाल्व खुलेंगे पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में और सुपीरियर और इंफीरियर वाना कावा से ब्लड राइट एट्रिया में आएगा। तो वो एक साइड पे ब्लड CO2 वाला और दूसरी साइड पे ब्लड O2 वाला, तो ये वाल्व जैसे ही खुलेंगे CO2 और O2 वाला ब्लड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर मूव होंगे। सो उस टाइम पे जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो बंद होंगे, ये आपको याद रखना है। तो सेमिल्यूनर वाल्व आपको मैंने बताया था कि भाई ये चलो पल्मोनरी आर्टरी, तो एक यहाँ पे वाल्व होगा और दूसरा ऑर्टा की इनिशिएशन में वाल्व होगा। तो उस टाइम पे दोनों सेमिल्यूनर वाल्व क्या होंगे, बंद होंगे। नाउ ये प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एस नोड की। सो एस नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल which stimulate both the atria to undergo simultaneous contractions, the atrial systole। तो अब आपको मैं पहले सीक्वेंस बता देता हूं यहां पे कि सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा एस नोड। तो एस नोड का काम क्या है, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया
दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब उनकी वॉल को प्रेशराइज्ड करेगा ताकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड कहां पे चले जाए, दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर। सो ये कंडीशन को बोल सकते हैं एट्रिया का सिस्टोल कंडीशन। अब तो नेक्स्ट पॉइंट, so this increase the flow of blood into the ventricles by about 30%। तो 30% स्पीड से ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स की ओर जाना चालू होगा। चलो ऐसे नोड का काम खत्म हो गया। नाउ एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV नोड एंड AV बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ His ट्रांसमिट इट थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। अब फिर से वो डायग्राम के अंदर चलते हैं। तो वो डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसे नोड ने मैसेज किसको दे दिया था, AV नोड को। AV नोड क्या करेगा, पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने की ट्राई करेगा, पर किसके सपोर्ट से, तो AV नोड से जाएगा वो मैसेज बंडल ऑफ His के पास, लेफ्ट बंडल ऑफ His, राइट बंडल ऑफ His एंड वहां से परकिंजे फाइबर्स, ताकि ये सब लोग मिला जुला के दोनों वेंट्रिकल का अब आगे जाके क्या करेंगे, एकदम विगरसली कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे। सो दिस कोजेज वेंट्रिकुलर मसल टू बी कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पर उस टाइम पे आपको याद रखना है एट्रिया अंडरगोज द रिलैक्सेशन, मतलब वो डायस्टोल में। सो कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो जैसे ही वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा एट्रिया का अपने आप डायस्टोल हो जाएगा। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कोजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व अब बंद हो जाएंगे, क्यों, ड्यू टू अटेम्प्टेड बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व अब हो जाएंगे बंद, क्योंकि अब हमें वेंट्रिकल्स के थ्रू ब्लड तो लंग्स और पूरी बॉडी के अंदर भेजना है। तो ये दोनों वाल्व अगर बंद होंगे तभी तो हम लोग ब्लड को एट्रिया के अंदर नहीं बल्कि लंग्स और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। So, as the ventricular pressure increase, further the semilunar valve guarding the pulmonary artery and aorta, left side and right side पे, are forced open and allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathway। तो अब आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ से ब्लड लंग्स में जाएगा और यहाँ से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर जाता है, पर उसके लिए यहाँ पे दोनों वाल्व ओपन होंगे, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व एंड ऑर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, जिसके थ्रू ब्लड पूरी सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर मूव होगा। चलो जैसे ही ब्लड चला गया अगेन फिर से वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। तो वेंट्रिकल का कौन सा स्टेज आ गया, डायस्टोल स्टेज आ गया, and the ventricular pressure falls causing the closure of semilunar valve which prevent the backflow of blood into the ventricles। जैसे ही डायस्टोल स्टेज में आया, प्रेशर कम होने की वजह से अब ये दोनों वाल्व भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो सके। Clear? So as ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the atria exerted by blood which was being emptied into by the veins। अब ventricles तो चलो relaxed हो गए, पर आपको पता है यहां से ब्लड गया था बॉडी में और यहां पे ब्लड गया था लंग्स में। अब सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से बॉडी ब्लड कहाँ पे भेजेगा, राइट एट्रिया के अंदर, और लंग्स ब्लड कहाँ पे भेजेगा, लेफ्ट एट्रिया के अंदर। तो अब लेफ्ट और राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे दो वाल्व थे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, वो फोर्स की वजह से ओपन होंगे और कंटिन्यूसली ये साइकिल चलता रहता है। सो नाउ ब्लड वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू दी वेंट्रिकल्स। सो वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स स्टेट, जो आपको मैंने अर्लियर सेशन के अंदर बताया था। तो अब फिर से किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एसए नोड की। सो एसए नोड जनरेट अ न्यू एक्शन पोटेंशियल एंड द इवेंट डिस्क्राइब्ड अबोव आर रिपीटेड इन दैट सीक्वेंस एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली। So the sequential event in the heart which is cyclically repeated is called as a cardiac cycle and is consist a systole, means excitation and diastole of both atria as well as ventricles। तो
तो हार्ट की जो सिक्वेंशियल इवेंट है जो साइक्लिकली रिपीट होती रहती है उसे कार्डियक साइकिल बोलेंगे और उसके अंदर दो स्टेज आएंगे, एक तो सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। एज मेंशन अर्लियर दैट कि हार्ट बीट पर मिनट 72 टाइम्स होती है, दैट मीन्स कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट। तो एक मिनट में जितनी हार्ट बीट होगी उतनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म हो रही है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। सो फ्रॉम दिस इट कुड बी डिडक्टेड दैट द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। तो कार्डियक साइकिल का टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड का। अब ये 0.8 सेकेंड को भी मैंने डिवाइड किया हुआ है, पहला कॉलम है टाइम के गैप का, दूसरा है एट्रिया का और तीसरा है वेंट्रिकल का। तो सबसे पहले एसए नोड क्या जनरेट करेगा? नर्व इंपल्स। किसको मैसेज मिलेगा? राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर ब्लड आ चुका होगा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से CO2 वाला और पल्मोनरी आर्टरी से वेन से O2 वाला। तो जैसे ही ऐसे नोड इन दोनों को मैसेजेस देगा, ये दोनों का कॉन्ट्रैक्शंस होगा। कितने टाइम के लिए? 0.10 सेकेंड्स। तो लिखा हुआ है एट्रिया अंडरगोज द सिस्टोल। तो जब एट्रिया सिस्टोल में होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल में होगा। तो एट्रिया क्या करेगा? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व को ओपन करके CO2 और O2 वाला ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रिस्पेक्टिवली भेजेगा। तो अब ब्लड आ गया CO2 वाला यहाँ पे और O2 वाला यहाँ पे। 0.10 सेकेंड खत्म। अब ऐसे नोड से वो मैसेजेस चला जाएगा EV नोड के पास। EV का बंडल ऑफ हीट्स, परकिंजे फाइबर सब मिला जुला के 0.30 सेकेंड तक किसको सिस्टोल करेंगे? वेंट्रिकल्स को। तो उस टाइम पे डायस्टोल में कौन होगा? एट्रिया। तो अब आपको पता है दो वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व एंड ओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व खुलेंगे और दोनों ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन एक लंग्स में करेगा और दूसरा बॉडी में करेगा। कितने टाइम के लिए चलेगा? 0.30 सेकेंड तक। ओके, अब दोनों जगह से मतलब बॉडी से ब्लड राइट एट्रिया में आने के लिए और लंग्स से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आने के लिए आगे कितना टाइम लगने वाला है? 0.40 सेकेंड्स। तो वो 0.40 सेकेंड्स में आप देख सकते हो दोनों डायस्टोल कंडीशन में होते हैं। तो जैसे ही 0.8 सेकेंड कंप्लीट होता है, कंटिन्यूसली आगे फिर से साइकिल ये चलता रहता है। सो ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के थ्रू अप्रोक्सीमेट 70 ml ब्लड बाहर निकलता है, जिसे बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। पर अगर आप एक काम करो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन वो हमें पूरा का पूरा क्या देगा? कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट मतलब आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ बीट्स तो कितनी है? 72, उसको मल्टीप्लाई कर दो 70 स्ट्रोक वॉल्यूम के थ्रू, तो आपको जो मिलेगा आंसर वो होगा कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो पर मिनट मतलब कितनी बीट्स होगी? 72 एंड एवरेज वो कितना होगा? 5000 ml या तो 5 लीटर इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो आपको क्या करना है? स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स। तो स्ट्रोक वॉल्यूम था 70 ml, नंबर ऑफ बिट्स था 72, तो एवरेज वो कितना वॉल्यूम मिलेगा आपको? 5040 या तो 5000 ml। Now body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output। अब स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि हार्ट रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब 70 के साथ मल्टीप्लाई बाय 80 करो तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। सो बॉडी हैज एबिलिटी टू चेंज द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज हार्ट रेट। अब ये दोनों चेंज होगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है एथलीट्स, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर लो तो ये स्पोर्ट्स पर्सन का कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी एनी ऑर्डिनरी मैन। Now during each cardiac cycle there are the two prominent sound are produced which can be easily heard through a stethoscope।
डॉक्टर के पास जो डिवाइस है उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है, जिसका मेन काम है कार्डियक साइकिल के टाइम पे जो दो प्रोमिनेंट साउंड जनरेट होते हैं उसको हियरिंग करना। पहला साउंड होता है लब, किसके साथ एसोसिएट है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, मतलब बोल सकते हैं एवी वाल्व। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज्ड होंगे तो लब नाम का साउंड आएगा, और दूसरा साउंड है डब, एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खत्म हो गए, मतलब समझना है एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, और सेमिल्यूनर वाल्व खत्म होंगे मतलब समझना है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस भी खत्म हो गया है। सो ये लब और डब जैसे साउंड्स है आर क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है ये साउंड्स का, कि भाई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या तो नॉर्मली हार्ट का हेल्थ चेक करना हो, तो ये दोनों साउंड को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये दोनों साउंड का आपको ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पहले लब नाम का साउंड आता है और दूसरा आता है डब। तो लब कब आएगा? एवी वाल्व क्लोज। तो एवी वाल्व जब क्लोज होगा तो सेमिल्यूनर वाल्व खुला होगा, और दूसरा है सेकेंड साउंड। तो सेकेंड साउंड आता है डब। तो डब जब आएगा तब आपको मैंने बताया था सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं, वो क्लोज होंगे मतलब एवी वाल्व उस टाइम पे क्या होंगे? खुले होंगे। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल एज कार्डियक साइकिल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।